दोस्तों, सदियों से भारत की धरती पर कई विदेशी आक्रांताओं ने हमले किए, जिनमें से कुछ ने भारत को लूटा, कुछ ने तबाही मचाई और कई आक्रांता वापस भी लौट गए। लेकिन एक आक्रांता ऐसा आया जिसने न सिर्फ भारत की दौलत छीनी, बल्कि इसकी संस्कृति और आत्मा को भी कुचलने की कोशिश की। ये आक्रांता कोई और नहीं बल्कि मुगल थे, जिन्होंने करीब 300 साल तक भारत पर अपनी हुकूमत की। लेकिन सवाल यह है कि आखिर इस सब की शुरुआत कैसे हुई? कौन था वो पहला मुगल जिसने भारत की गलियों को खून से रंग दिया? क्या सिर्फ लालच उसे यहाँ खींच लाया था, या उसकी क्रूरता का कोई और मकसद था? मकसद चाहे कुछ भी हो, लेकिन एक सवाल तो आपके दिमाग में भी आ रहा होगा कि आखिर कैसे कुछ मुट्ठी भर मुगलों ने विशाल भारत पर कब्जा कर लिया। आज की इस वीडियो में हम इन्हीं सवालों के जवाब ढूंढने का प्रयास करेंगे और पलटेंगे इतिहास के वे पन्ने जहां विश्वासघात, लालच और क्रूरता ने मिलकर दिल्ली की सल्तनत को घुटनों पर ला दिया। तो तैयार हो जाइए, ये कहानी न सिर्फ आपके रोंगटे खड़े करेगी बल्कि आपके दिल को भी झकझोर देगी। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए बिना वक्त गवाए शुरू करते हैं। इस कहानी की शुरुआत होती है 16वीं शताब्दी से। वो समय था जब दिल्ली सल्तनत पर लोधी वंश का शासन था। लेकिन दिल्ली सल्तनत अब पहले की तरह ताकतवर नहीं रही थी। अब वह अपनी आखिरी सांसें गिन रही थी और इस सब के लिए जिम्मेदार था इब्राहिम लोदी, जो उस वक्त दिल्ली के तख्त पर काबिज था। लेकिन उसका ये तख्त ज़्यादा दिन उसके पास रुकने वाला नहीं था। सुल्तान इब्राहिम लोदी का शासन कमज़ोर पड़ रहा था। उसका दरबार साजिशों का अड्डा बन चुका था। अफगान सरदारों में भी बगावत की चिंगारी सुलग रही थी। आज के हर मंत्री, सेनापति और सरदार को उससे चिढ़ होने लगी थी। और इस सब के पीछे का कारण था इब्राहिम लोदी का जिद्दी होना। वैसे तो इब्राहिम लोदी एक जबरदस्त जंगजू था, लेकिन वह राजकाज चलाने में एकदम फिसड्डी था। उसे राजकाज चलाने के तौर तरीकों का बिल्कुल भी ज्ञान नहीं था। इसी चक्कर में उसने वफादार सरदारों को हटाकर नए अनाड़ी लोगों को उनकी जगह दे दी थी। ऐसा अपमान था जो कोई भी सरदार बर्दाश्त नहीं कर सकता था। ठीक ऐसा ही अपमान उसने पंजाब के गवर्नर दौलता खान लोदी और अपने चाचा आलम खान के साथ किया, जिसके परिणाम स्वरूप वे दोनों इब्राहिम लोदी पर आग बबूला हो गए। अब इब्राहिम लोदी बीच में फंस चुका था। एक तरफ पंजाब का गवर्नर था जो इब्राहिम से बदला लेना चाहता था, और दूसरी तरफ था उसका चाचा जो तख्त पर अपना हक ठोक रहा था। इन दोनों ने मिलकर एक प्लान बनाया जिसका मकसद था इब्राहिम को गद्दी से उतारना। इसके लिए दौलता खान ने काबुल की शासक को एक पत्र लिखा और भारत पर हमला करने का न्योता भेजा। यह वो पल था जब दिल्ली के दरवाजे एक बाहरी दुश्मन के लिए खुलने वाले थे, और उस दुश्मन का नाम था बाबर। काबुल में बैठा बाबर पहले ही भारत की दौलत और वैभव की कहानियां सुन चुका था। उसे तो सिर्फ एक मौके की तलाश थी, और ये मौका स्वयं उसके पास चलकर आने वाला था। बाबर पत्र पढ़कर काफ़ी खुश हुआ और उसने बिना ज़्यादा सोचे समझे अपनी सेना को भारत कूच करने का आदेश दे दिया। आदेश देते समय उसकी आंखों में लालच और क्रूरता स्पष्ट झलक रही थी। बाबर ने सन 1525 में अपनी सेना के साथ भारत की ओर किया। बाबर के पास छोटी लेकिन घातक सेना थी। उसकी सेना में करीब 12,000 सिपाही थे। ये सिपाही कोई आम सिपाही नहीं थे, बल्कि अनुशासित, अनुभवी मंगोल और तुर्क सैनिक थे, जो बारूद और तोपों के इस्तेमाल में माहिर थे। वहीं दूसरी ओर इब्राहिम लोदी के पास एक विशाल सेना थी। उसकी सेना में करीब 50,000 सिपाही और लगभग 1,000 हाथी थे। लेकिन इब्राहिम की सेना में अनुशासन और अनुभव की काफ़ी कमी थी। इसके अलावा ये सेना आपसी फूट और कमजोरियों का भी शिकार थी। बाबर जानता था
यदि उसे इस विशाल सेना को परास्त करना है तो उसे उनकी कमजोरियों और आपसी फूट का फ़ायदा उठाना होगा, और बाबर ने ऐसा ही किया। तारीख थी 21 अप्रैल 1526 और मैदान था पानीपत का। यह मैदान इतिहास का साक्षी बनने वाला था। दोनों सेनाएं एक दूसरे के आमने सामने खड़ी थी। सूरज की पहली किरण के साथ युद्ध आरंभ हुआ। इब्राहिम लोदी ने अपनी सेना को पुरानी रणनीति के साथ मैदान में उतारा। शुरुआत में तो उसकी भारी सेना और हाथियों ने मैदान पर हाहाकार मचा दिया। उसके पागल हाथी और सेना बाबर को कुचलने के लिए आगे बढ़ रहे थे, लेकिन फिर बाबर ने अपनी चाल चल दी। उसने तुर्गमा रणनीति का प्रयोग करके अपनी सेना को 3 हिस्सों में बांट दिया और दुश्मन को चारों तरफ से जाल में फंसा लिया। और फिर शुरू हुआ मौत का असली खेल, जब बाबर ने तोपों को चलाने का हुक्म दिया। हुक्म मिलते ही उस्ताद अली और मुस्तफ़ा की तोपों ने आसमान फाड़ दिया। एक एक गोली ने ज़मीन को चीरते हुए लोदी की फौज में तबाही मचा दी। हाथी पागल हो गए और अपने ही सैनिकों को कुचलने लगे। हवा में तीरों की ऐसी बौछार हुई कि सूरज भी शर्मा गया। हर तीर किसी मासूम की चीख बनकर जमीन पर गिरा। इब्राहिम लोदी अंत तक लड़ा। उसका हृदय वीरता से भरा हुआ था, पर उसकी यह वीरता बाबर के नर्क के सामने बेकार थी। बाबर की आंखों में लालच की ज्वाला थी, जैसे वो खून से ताकत हासिल कर रहा हो। 1 घंटे में मैदान मौत का कब्रिस्तान बन गया। लाशों के ढेर इतनी ऊंची थी कि नजर भी कम पड़ जाए। खोपड़ियों की आंखें अब भी डर से चीख रही थी। आखिरकार इब्राहिम लोदी मारा गया। उसका खून धरती को लाल कर गया और उसकी आखिरी सांस हवा में गूंजती रही। बाबर युद्ध जीत गया और उसने एक खूनी साम्राज्य की नींव रखी, जिसके नीचे बेगुनाहों की चीखें दबी हुई थी। दिल्ली और आगरा को बाबर ने अपने अधिकार में ले लिया और भारत में मुगल सल्तनत की शुरुआत की। अब बाबर दिल्ली का सुल्तान था। इसके बावजूद भी उसकी लालच और क्रूरता का अंत नहीं हुआ। उसने भारत की दौलत को दोनों हाथों से लूटा। उसकी सेना ने गांवों को आग के हवाले किया, मंदिरों को तोड़ा और निर्दोष लोगों का खून बहाया। वह यहाँ भी नहीं रुका। उसने भारत की समृद्ध संस्कृति और परंपराओं को भी कुचलने की कोशिश की। उसने स्वयं अपनी आत्मकथा बाबरनामा में लिखा है कि मैंने हिंदुस्तान में काफिरों के सरों के मीनार खड़े किए। ये सिर्फ बाबर की लफ्ज़ नहीं है, बल्कि एक खूनी हकीकत है जो बाबर की काली नीयत को दिखाती है। बाबर ने अपनी डायरी में भारत की दौलत की तारीफ तो की, लेकिन यहाँ की आत्मा को समझने की कोशिश नहीं की। बाबर के लिए भारत सिर्फ एक खजाना था, जिसे लूटकर वो अपने साम्राज्य को चमकाना चाहता था। उसने भारत को अपनाया नहीं, बल्कि उसे रौंदने की कोशिश की। दोस्तों, बाबर की जीत ने हिंदुस्तान में मुगल साम्राज्य की नींव रखी, लेकिन उस नींव का आधार था लालच, क्रूरता और विश्वासघात। बाबर ने भारत की संस्कृति को भी कुचलने की कोशिश की, लेकिन हमारी संस्कृति की जड़ें इतनी गहरी थी कि कोई भी आक्रांता उसे उखाड़ न सका। फ्रेंड्स, पानीपत का युद्ध सिर्फ एक हार नहीं थी, बल्कि एक सबक था कि बंटवारा और कमजोरी हमें कहां से कहां ले जाती है। आज जब हम अपने इतिहास को पलटकर देखते हैं तो एक ही सवाल उठता है कि क्या हम उस अतीत से सीखकर एक एकजुट और मजबूत भारत बना पाए हैं, या आज भी हम अपने देश को धर्म, जाति और संप्रदाय में बांटने में लगे हुए हैं। अपनी राय हमें कमेंट में ज़रूर लिखकर बताएं, और यदि वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलते हैं किसी नई वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।